हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज पुनीत हियर। हम लोग पॉलिटी के एमसीक्यू सीरीज को देख रहे थे। उस सीरीज का ये लेक्चर नंबर 13 है। इंडिया के जितने भी एग्जामिनेशन जिसमें इंडियन पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो यूपीएससी का एग्जामिनेशन हो, किसी भी स्टेट के पीसीएससी एग्जामिनेशन हो या कोई भी बड़े बड़े एग्जामिनेशन हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हम लोग एमसीक्यू के माध्यम से इंडियन पॉलिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं एमसीक्यू के थ्रू। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारे देश के इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में लिखे गए हैं उसके बारे में रहेगा हमारा आज का टॉपिक। लेकिन सबसे पहला क्वेश्चन था कि सर इमरजेंसी होते क्या है सर। तो इमरजेंसी जो है ना, एक क्राइसिस सिचुएशन होता है, हमारे देश का एक क्राइसिस सिचुएशन होता है। और उस क्राइसिस सिचुएशन में हमारे देश में जो है, हमारे देश में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तीन इमरजेंसी प्रोविजन की चर्चा की गई। एक का नाम दिया गया नेशनल इमरजेंसी, क्या बोलते हैं उसे हम लोग, नेशनल इमरजेंसी। एक को हम लोग बोलते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल। और लास्ट को हम लोग बोलते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में। ठीक है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो है ना भाग 18 में, मतलब भाग जो 18 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डिस्कस किया गया, पार्ट 18 में डिस्कस किया गया, पार्ट 18 में। और सर इसका आर्टिकल क्या है, तो नेशनल इमरजेंसी के आर्टिकल है 352, स्टेट इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 356 एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल है 360। दैट मीन्स आप देखे होंगे कि सब में सर चार चार ऐड करने पे होता है। तो यस, हमारे जो है कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 18 में 352 नेशनल इमरजेंसी के बारे में, 356 आर्टिकल जो है स्टेट इमरजेंसी के बारे में और फाइनेंशियल इमरजेंसी के बारे में डिस्कस करता है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी से क्या होता है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है ना, ये सभी इमरजेंसी को प्रोक्लेम करते हैं, घोषणा करते हैं, सभी इमरजेंसी देश में लग गया या किसी स्टेट में लग गया, किसी स्पेसिफिक एरिया में लग गया, इसकी घोषणा कौन करते हैं, प्रेसिडेंट करते हैं। कब करते हैं, तो सर हमारे देश में, जब हमारे देश में या एक हमारे देश के किसी स्पेसिफिक हिस्सा में जब क्राइसिस का सिचुएशन हो, तो उस समय जो है हमारे प्रेसिडेंट जो है ना, देश के इंटीग्रिटी को बचाने के लिए, देश की सॉवरेनिटी को बचाने के लिए, ठीक है, देश के कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म को बचाने के लिए जो है इमरजेंसी लगाते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये तो आपको एक जनरल व्यू मिलेगा कि सर इमरजेंसी होते क्या है। इमरजेंसी के बारे में सबसे पहला जो इमरजेंसी होता है उसे हम लोग नेशनल इमरजेंसी बोलते हैं, जिससे मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि ये हमारे आर्टिकल 352 में डिस्कस किया गया है, जो हमारे संविधान के पार्ट 18 में आता है। अब रहा कि सर नेशनल इमरजेंसी किस किस ग्राउंड पे लगाते हैं। तो देखिए, नेशनल इमरजेंसी का जो ग्राउंड होता है ना, ये 3 ग्राउंड होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने का। पहला ग्राउंड होता है एक्सटर्नल एग्रेशन। अगर हमको किसी बाहर के देश से एग्रेशन मिल रहा है ना, तो उस केसेज में हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। अगर किसी बाहर के देश के साथ हमको युद्ध का धमकी मिल रहा है या युद्ध होने वाला है या युद्ध हो रहा है, इस केसेज में भी हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। और एक होता है कि हमारे देश के अंदर ही अगर हमारे देश के आर्मी ने विद्रोह कर दिया, तो इस केसेज में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है कि नहीं आया समझ। तो ये तीन जो है ना, ये 3 ग्राउंड होता है नेशनल इमरजेंसी लगाने का। एक्सटर्नल एग्रेशन, एक्सटर्नल कंट्री के साथ वार होना, या फिर हमारे देश में जो है आर्मी की रिवोल्ट होना। आपको समझ में आ गया होगा कि सर ये दो जो ऊपर वाला कंडीशन है ना, ये दोनों का दोनों बाहर से है। मतलब एक्सटर्नल एग्रेशन एंड वार विद एक्सटर्नल कंट्री जो है, ये दोनों का दोनों बाहर से हो रहा है। इसीलिए इसको हम लोगों ने बोला एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। क्या बोला, एक्सटर्नल नेशनल इमरजेंसी। जबकि ये हमारे देश के अंदर ही हुआ है, आर्म रिबेलियन। इसीलिए हम लोगों ने इसे बोला कि सर इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। ये कौन सा है, इंटरनल नेशनल इमरजेंसी। कि नहीं आया समझ। तो आपको आज समझ में आ गया ना कि नेशनल इमरजेंसी हम लोग 3 ग्राउंड पे लगाते हैं। बाहर से 2, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड एक्सटर्नल वार किसी कंट्री के साथ, और एक हमारे अंदर में भी अगर हमारे आर्मी ने रिवोल्ट कर दिया, तो उस केसेज में हम लोग इमरजेंसी लगाते हैं। आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चल रहा होगा कि सर इमरजेंसी जो लगाते हैं, नेशनल इमरजेंसी जो लगाते हैं, क्या नेशनल इमरजेंसी हम लोग जब हमारे किसी देश के साथ वार होगा तब लगाएंगे, या वार होने की आशंका रहेगा तब भी हम लगा सकते हैं। तो यस, देखिए, हमको कभी भी किसी कंट्री से भय हो, आशंका हमको पहले ही पता चल जाए तो अच्छी बात है ना, हम पहले से प्रोटेक्ट रहेंगे। तो हम ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी जब चाइना के साथ वार हुआ था तब लगा था, नहीं। हमको पहले से भी अगर आशंका हो जाएगा ना, तो हम जो है नेशनल इमरजेंसी अपने देश में लगा करके खुद को सिक्योर करेंगे। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी लगाने से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है इसका आंसर क्या था, तो इसका आंसर ऑल द अबव था, क्योंकि ये 3 कंडीशन है जिस ग्राउंड पे हम लोग नेशनल इमरजेंसी लगाते हैं। एक्सटर्नल एग्रेशन, वार विद एक्सटर्नल कंट्री एंड आर्म रिबेलियन विद इन द कंट्री। ठीक है, अब रहा कि सर ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन कर रहा है कि आफ्टर प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मैंने क्या बताया कि हमारा जितना भी इमरजेंसी है ना, सबको प्रोक्लेम करने का काम कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है।
प्रोक्लेम करना मतलब होता है घोषणा करना। तो कह रहा है कि आफ्टर द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मानिए कि नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किसने कर दिया, तो प्रेसिडेंट ने कर दिया। कह रहा है कि ये होने के बाद बताइए, कह रहा है कि बोथ हाउसेज हैव पास द प्रोक्लेमेशन बिल, इस बिल को जो है ना दोनों हाउस को पास करना पड़ता है। कौन दोनों हाउस, तो सर हमारा एक लोकसभा और हमारा ये राज्यसभा, इस दोनों को क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। कैसे पास करना पड़ेगा, तो स्पेशल मेजोरिटी। स्पेशल मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग MP, 2/3 ऑफ प्रेजेंट पास करना पड़ेगा। लेकिन कितना दिन के अंदर, ये मानिए कि आज मानिए कि प्रेसिडेंट ने घोषणा कर दिया, आज घोषणा कर दिया, तो इसके कितना दिन के अंदर इस बिल को पास होना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा से, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो इसका आंसर है 1 मंथ। 1 मंथ के अंदर जब प्रोक्लेम कर देता है ना प्रेसिडेंट, जब प्रोक्लेम कर देता है देश में नेशनल इमरजेंसी, ठीक है, तो उसको 1 महीने के अंदर जो है ना उस बिल को लोकसभा और राज्यसभा से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना पड़ता है। तब जा करके ये जो है नेशनल इमरजेंसी जो है अगले 6 महीने के लिए वैलिड रहता है, ठीक है, 6 महीना तक चलता है। जब लोकसभा राज्यसभा ने पास कर दिया इस बिल को, प्रोक्लेमेशन बिल को जो राष्ट्रपति ने प्रोक्लेम किया था, तो ये 6 महीना, अगला 6 महीना तक ये वैलिड रहेगा। अगर फिर से उसे कंटिन्यू करना है ना, तो फिर से उसे जो है कंटिन्यूएशन बिल को 6 महीने के लिए जो है पास करना पड़ेगा लोकसभा और राज्यसभा में, फिर से कंटिन्यूएशन बिल को पास करना पड़ेगा सेम मैनर से, मतलब दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी से, तब वो फिर 6 मंथ के लिए वैलिड होगा। इस तरह से आप n नंबर ऑफ टाइम्स जो है उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब हमारे नेशनल इमरजेंसी के लिए कोई टाइम पीरियड नहीं दिया गया है कि इतना ही दिन नेशनल इमरजेंसी रहेगा, जितना दिन तक आपको मन हो नेशनल इमरजेंसी लगा के रख सकते हैं। कुछ इमरजेंसी के लिए कुछ टाइम पीरियड भी फिक्स किया गया है, ठीक है, जैसे कि एग्जांपल प्रेसिडेंट रूल, दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी, तो उसमें कहा गया है कि मैक्सिमम 3 साल तक ही वो इमरजेंसी लगा के रखा जा सकता है। लेकिन नेशनल इमरजेंसी में ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, करेक्ट फाइंड द करेक्ट वन। करेक्ट वन ये भी नेशनल इमरजेंसी के बारे में ही डिस्कस कर रहा है। कह रहा है कि बिफोर नेशनल इमरजेंसी कैन बी प्रोक्लेम्ड, जब हमारा नेशनल इमरजेंसी जो है प्रोक्लेम करता है कौन, प्रेसिडेंट करता है। कहता है प्रोक्लेम करने से पहले कह रहा है कि ए रिटेन रिकमेंडेशन ऑफ कैबिनेट मस्ट बी गिवन टू प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट जो है ना नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा कर रहा है ना, किसके एडवाइस पे कर रहा है, तो कैबिनेट के एडवाइस पे कर रहा है। कैबिनेट जब उनको एक रिटेन रिकमेंडेशन देता है ना, एक लेटर में लिख के देता है कि सर आप क्या कीजिए, नेशनल इमरजेंसी लगाइए, तब जाके प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी की घोषणा करता है। तो ये आपको समझ में आया ना कि कहा गया है कि जब कैबिनेट जो है ना, कैबिनेट दैट मीन्स हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जब एक लेटर रिकमेंडेशन लेटर जो है रिटेन फॉर्मेट में प्रेसिडेंट को देगा, तब जाके प्रेसिडेंट जो है क्या करेगा, प्रोक्लेम करेगा किसकी, नेशनल इमरजेंसी की। इंदिरा गांधी के समय में आपको पता होगा कि नेशनल इमरजेंसी लगा था। उसमें क्या हुआ था कि इंदिरा गांधी ने डायरेक्टली जो है बिना कैबिनेट से मीटिंग किए हुए, बिना कैबिनेट का सलाह लिए हुए जो है उन्होंने क्या किया था, नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट के थ्रू लगा लिया। इसीलिए इस वर्ड पे देखिए ध्यान दिया गया है कि रिटेन रिकमेंडेशन अब कह रहा है कि लिख के आपको देना पड़ेगा, दैट मीन्स उस पूरे कैबिनेट का उस पर साइन होगा, ठीक है। जो नेक्स्ट ऑप्शन लिखा है वो ये तो सही आंसर था। नेक्स्ट लिखा है कि इमरजेंसी कैन बी इम्पोज थ्रू आउट द कंट्री या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री। तो ये भी याद रखिए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाया जाता है ना, तो पूरे देश में भी लगा सकता है और हमारे देश के कुछ हिस्से पे भी लगाया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है पूरे देश में लगाना, जहाँ डिस्टर्बेंस हो वहीं लगाएंगे, क्या ज़रूरत है इधर के एडमिनिस्ट्रेशन को ख़राब करने की, ठीक है। तो ये भी सही आंसर है कि ज़रूरी नहीं है कि नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में ही लगाया जाए, वो हमारे स्पेसिफिक पार्ट ऑफ कंट्री पे भी लग सकता है। तो फर्स्ट एंड सेकंड जो ऑप्शन था वो सही था। जो लास्ट ऑप्शन कर रहा है कि इमरजेंसी 1 अप्रूव, जब इमरजेंसी अप्रूव हो जाता है तो वो अगला 6 महीने तक रहता है। अगर फर्दर उसे कंटिन्यू करना है तो बोथ हाउसेस को पास करना पड़ता है सिमिलर मैनर में। तो हमने क्या देखा कि सर हमारा नेशनल इमरजेंसी था, इसको प्रेसिडेंट ने क्या किया, प्रेसिडेंट ने इसको प्रोक्लेम किया। कब किया, जब उसको कैबिनेट ने रिकमेंडेशन लेटर दिया, तब जाके प्रेसिडेंट ने इसे क्या किया, नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेम किया। फिर ये नेशनल इमरजेंसी 1 मंथ के अंदर में हमारे लोकसभा और राज्यसभा से पास हुए, और ये लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद ठीक है 6 मंथ तक वैलिड रहा। अगर 6 मंथ के बाद फिर से इसे बढ़ाना है ना, तो फिर से जो है ये कंटिन्यूएशन बिल को लोकसभा और राज्यसभा से पास होने का फिर 6 महीने तक ये वैलिड रहेगा। मतलब सेम मैनर में, वही कैसा मैनर, तो स्पेशल मेजोरिटी से लोकसभा राज्यसभा को पास करना पड़ता है 6 मंथ के लिए, ठीक है। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि इसका जो था तीनों आंसर जो था नेशनल इमरजेंसी के बारे में सही था। नेशनल इमरजेंसी प्रेसिडेंट प्रोक्लेम तब करता है जब प्रेसिडेंट को कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर जो है रिकमेंडेड लेटर देता है रिटन फॉर्मेट में। नेशनल इमरजेंसी हमारे देश के पूरे हिस्से में भी लग सकता है, एक छोटे से हिस्से में भी लग सकता है। नेशनल इमरजेंसी जो है जब एक बार लग जाता है तो 6 महीने तक वैलिड रहता है,
6 महीने के बाद फिर से उसको लोकसभा राज्यसभा में सेम उसी तरीके से पास किया जाता है जैसा पहले पास किया था, दैट मीन्स स्पेशल मेजोरिटी इन लोकसभा एंड राज्यसभा के द्वारा। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द विड्रॉल ऑफ नेशनल इमरजेंसी। हमने देखा कि नेशनल इमरजेंसी कितना दिन तक वैलिड रहता है, कैसे लगता है, कौन लगाता है। अब कह रहा है कि ठीक है सर, नेशनल इमरजेंसी लग गया, तो आप बताइए उसको ख़त्म कैसे करना है, उसको विड्रॉ कैसे करना है। नेशनल इमरजेंसी, अब देश में इमरजेंसी हटाना है, तो हटाने का क्या तरीका है? तो देखिए हटाने का 3 तरीका है। एक तो है प्रेसिडेंट के पास, एक किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास, जो हमारा पहला ऑप्शन है कि विड्रॉल बाय द प्रेसिडेंट विड्रॉल कर सकता है। लेकिन ये कब करेगा विड्रॉल? जब इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या आएगा? सलाह आएगा, जब एडवाइस देगा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कि सर प्रेसिडेंट सर आप क्या कीजिए, नेशनल इमरजेंसी को ख़त्म कर दीजिए, तब हमारा प्रेसिडेंट जो है विड्रॉ कर लेगा। कैसे करेगा? प्रोक्लेमेशन ऑफ रिवोकेशन, मतलब फिर से एक ख़त्म करने का घोषणा पत्र को क्या करेगा, वो भाषण देगा, ठीक है, और उसके थ्रू क्या करेगा, ख़त्म कर देगा हमारे नेशनल इमरजेंसी को। एक पावर हुआ प्रेसिडेंट के पास ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को बोला कि आप रिवोकेशन का प्रोक्लेमेशन जो है जारी कीजिए, मतलब कि आप जो है नेशनल इमरजेंसी ख़त्म कीजिए, तब प्रेसिडेंट ने ख़त्म कर दिया। एक तो प्रेसिडेंट के पास। दूसरा है कि ऑटोमेटिकली भी ख़त्म हो सकता है। कैसे ऑटोमेटिकली ख़त्म होगा? तो देखिए मैंने क्या बताया था कि जो नेशनल इमरजेंसी का बिल था, उस बिल को मैंने बोला था कि 1 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा से पास होना है। अगर इस दोनों हाउसेज में मानिए कोई भी एक हाउसेज ने अगर उसे पास नहीं किया ना, तो वो बिल अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा, मतलब नेशनल इमरजेंसी अपने आप ख़त्म हो जाएगा। मतलब कि जब भी लोकसभा राज्यसभा से पास नहीं होगा बिल, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, विड्रॉ हो जाएगा बिल, हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी हट जाएगा। तो दूसरा पावर किसके पास हुआ? तो सर ऑटोमेटिकली हट सकता है। और एक स्पेशल पावर दिया गया है लोकसभा के MP सबके पास। एक स्पेशल पावर मेंबर ऑफ लोकसभा कैन, लिखा है कैन ऑल्सो रिवोक द इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी को लोकसभा के जो MP है वो भी हटा सकते हैं। कैसे? तो बाय पासिंग प्रपोजल ऑफ डिसकंटिन्यूइंग द इमरजेंसी। डिसकंटिन्यूइंग द इमरजेंसी बिल को पास करके जो है लोकसभा के मेंबर सब भी क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्योंकि सर ऐसा ये कैसे होता है? देखिए क्या है ना कि लोकसभा सबके जितने भी MP बैठे हैं, लोकसभा में मानिए 543 MP बैठे हैं, अगर इन लोग को लगता है कि अब देश में नेशनल इमरजेंसी की ज़रूरत नहीं है, उसे हटा देना चाहिए ना, तो इसलिए ये लोग क्या करेंगे, एक डिसकंटिन्यूटी का प्रपोजल लाएंगे और उस प्रपोजल को अगर पास हो जाता है, ठीक है, पास हो जाता है, लेकिन ये याद रखिएगा कि सिंपल मेजोरिटी से पास करना है। डिसकंटिन्यूटी का बिल को स्पेशल मेजोरिटी से पास नहीं करना है, सिंपल मेजोरिटी से पास करके जो है हम हटा सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। ये तीनों सेंटेंस जो था विड्रॉल के लिए सही था कि मतलब नेशनल इमरजेंसी को हम लोग कैसे हटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है फाइंड द इनकरेक्ट वन अबाउट द इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। देखिए हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा तो उसका कुछ प्रभाव भी पड़ेगा ना हमारे देश पे। यस, हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो एक तरह से समझिए ना कि क्या करता है कि जो हमारा यूनियन एग्जीक्यूटिव होता है, दैट इज़ प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये क्या करते हैं कि स्टेट का सब पावर छीन लेते हैं। जितने भी स्टेट हैं जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, सब उसका पावर छीन लेते हैं। तो ये तो मैंने एक इफेक्ट बताया। इसके साथ आपको पता होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट भी कुछ छीन जाते हैं, ठीक है। साथ ही साथ जो स्टेट और यूनियन के बीच का जो रिलेशन होता है, फाइनेंशियल रिलेशन, वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। बहुत सारा चीज़ होते हैं जो मैं बताता हूँ। तो ये लिखा है कि इनकरेक्ट बताने के लिए किसके बारे में? तो नेशनल इमरजेंसी का इफेक्ट के बारे में, इफेक्ट ऑफ नेशनल इमरजेंसी। कह रहा है कि यूनियन एग्जीक्यूटिव, हमारा मतलब यूनियन एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री, गेट द पावर टू गिव एनी डायरेक्शन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन टू द स्टेट। कह रहा है किसी भी स्टेट को, हमारे देश के जितने भी स्टेट हैं ना, उसको आप एडमिनिस्ट्रेटिव डायरेक्शन कौन देगा? तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट देगा स्टेट को, ठीक है। तो देखा मैंने आपको पहले ही बताया ना कि स्टेट का सब पावर छीनेगा, जितने भी स्टेट है सभी का। तो जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, तो हमारे यूनियन एग्जीक्यूटिव दैट मीन्स सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो क्या करते हैं, डायरेक्शन देना स्टार्ट करते हैं। किसको? स्टेट को डायरेक्शन देना स्टार्ट करते हैं कि तुमको कैसे स्टेट चलाना है, ठीक है। फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट। ये हमारे इमरजेंसी लगने पे ऐसा होता है। जब भी देश में इमरजेंसी लगता है तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट को डायरेक्शन देते हैं कि तुमको शासन कैसे चलानी है। दूसरा जो है, अब देखिए क्या है कि मैंने पढ़ा था, हम लोगों ने देखा था कि हमारे जो है सेंटर के पास कुछ अपना पावर है, स्टेट के पास कुछ अपना पावर है, सबका अपना अपना लॉ मेकिंग पावर भी है। जो हमारा यूनियन गवर्नमेंट है, यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट पे कानून बनाता है। जो हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, वो स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे बनाता है। लेकिन जैसे ही नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, अब नेशनल इमरजेंसी लगने के बाद पार्लियामेंट मेक्स लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट। अब स्टेट लिस्ट का जो सब्जेक्ट जो स्टेट का होता था ना, नेशनल इमरजेंसी लगने पे अब वो सेंटर हो गया। अब सेंटर उस पर कानून बनाएगा, मतलब दैट मीन्स पार्लियामेंट बनाएगा।
तो मैंने तो बोला ही आपको पहले ही कि स्टेट का सब कुछ छीना जाएगा नेशनल इमरजेंसी लगने पे, ठीक है। तो ये दोनों जो था करेक्ट था, ठीक है, कि पार्लियामेंट जो है मेक्स लॉ ऑन द स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट पे पार्लियामेंट कानून बनाता है, और यूनियन एग्जीक्यूटिव जो है स्टेट गवर्नमेंट सबको डायरेक्शन देती है कि तुमको कैसे सरकार चलानी है। जो तीसरा लिखा है करेक्ट, द टर्म ऑफ द लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एंड इट कैन बी इंक्रीज्ड एन नंबर ऑफ टाइम्स बट व्हेन इमरजेंसी विड्रॉल द प्रेलेक्स। अब देखिए ये कितना अच्छा है, जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगता है ना, तो उससे क्या हो जाता है कि सरकार का जो टेन्योर था ना, माने जैसे लोकसभा है तो लोकसभा कितने साल का होता है, लोकसभा तो केवल 5 साल का होता है, लेकिन मानिए कि 5 साल का ही होता है। अगर आपको लगता है कि सर 5 साल से बढ़ा सकते हैं तो यस, जब देश में नेशनल इमरजेंसी लग जाती है ना तो ये 5 साल से बढ़ सकता है। कैसे? तो जब भी नेशनल इमरजेंसी लग जाता है तो 1 साल के लिए जो है नेशनल इमरजेंसी के केस में 1 साल के लिए हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी टेन्योर बढ़ जाता है, और हमारे लेजिस्लेटिव असेंबली जो स्टेट गवर्नमेंट में जो होते थे, जहाँ पे चीफ मिनिस्टर उसके मंत्री बैठते थे, उनका भी टेन्योर 1 साल के लिए बढ़ सकता है। और ये 1 साल के लिए ज़रूरी नहीं है एक बार ही बढ़ेगा, जब तक नेशनल इमरजेंसी चलते रहेगा 1-1 साल करके बढ़ते रहेगा, ठीक है। और जैसे ही नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को 6 महीने के अंदर जो है इलेक्शन कराना पड़ेगा, फ्रेश एंड इलेक्शन कैन बी कंडक्टेड, ठीक है, बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो ये सही सेंटेंस था, थर्ड ऑप्शन भी सही था कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगते हैं तो हमारे जो है लोकसभा के और लेजिस्लेटिव असेंबली के जो टेन्योर होते हैं वो 1 साल तक एक्सटेंड किया जा सकता है, और इसे एन नंबर ऑफ टाइम एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन जैसे ही हमारे नेशनल इमरजेंसी खत्म होगा तो 6 महीने के अंदर में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को इलेक्शन कराना पड़ेगा। नेक्स्ट जो लिखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन द फाइनेंशियल पावर बिटवीन द सेंटर स्टेट जो है डिस्टर्ब हो जाता है या ख़त्म हो जाता है। मैंने आपको पता होना चाहिए कि हमारे सेंटर और स्टेट, मैंने बताया था कि हमारा ये सेंट्रल है और ये हमारा स्टेट गवर्नमेंट है, तो इस दोनों में जो है ना रुपये का भी बंटवारा होता है। मानिए कि जीएसटी से कुछ रुपया कलेक्शन हुआ तो उसका कुछ रुपया उसको मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, कुछ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, सेंटर के पास थोड़ा ज़्यादा मिलता है, ठीक है। तो ये भी डिस्टर्ब हो जाता है जब नेशनल इमरजेंसी होता है। नेशनल इमरजेंसी केस में जो फाइनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन था ना बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये डिस्टर्ब हो जाता है, इसको बंद कर दिया जाता है। मतलब देश में जो है ना सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर दे दिया जाता है, इसीलिए दिया जाता है क्योंकि वहाँ देश की सवाल हो जाती है। मानिए कि स्टेट को अगर ऑटोनॉमी दे देंगे ना, तो मानिए वही स्टेट जा कर के हमारे दुश्मन से भी मिल सकता है, इसीलिए हम स्टेट के सभी ऑटोनॉमी को छीन लेते हैं, ठीक है। स्टेट को ऑटोनॉमी को छीन करके सेंट्रल जो है सब रुपया पैसा सब कुछ अपने पास रख लेते हैं। क्या सब देखा कि सर रुपया भी जो है ले लिया सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उसके बाद मैंने बताया स्टेट लीड का सब्जेक्ट मतलब कानून बनाने का अधिकार भी छीन लिया था, फिर उसके बाद उसको बताने में लगा कि तुम कैसे सरकार चलाओगे, ठीक है। उसके बाद देखिए 2 आर्टिकल हैं, जब भी नेशनल इमरजेंसी लगता है ना तो ये 2 आर्टिकल का भी जो है डिस्कशन होता है, और वो आर्टिकल है 358 आर्टिकल और एक है हमारा 359 आर्टिकल। देखिए 358 आर्टिकल बोलता है कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि हमारा जो 358 आर्टिकल है ये बोलता है कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लग रहा है किसके द्वारा, वार या एक्सटर्नल एग्रेशन के द्वारा, एक्सटर्नल एग्रेशन के, मैंने आपको बताया था नहीं ये दोनों हमारे बाहर से हो रहे हैं। जब नेशनल इमरजेंसी लग रहा है हमारे बाहर की वजह से, हमारे देश की वजह से नहीं, हमारे बाहर की वजह से, मतलब दूसरे कंट्री के साथ वार या फिर दूसरी कंट्री के वजह से हमारे एक्सटर्नल एग्रेशन की वजह से लग रहा है, इस केसेज में जो है ना 358 आर्टिकल बोलता है कि हमारा जो फंडामेंटल राइट जो 19 है ना, फंडामेंटल राइट 19, जिसके अंदर हम लोग को 6 राइट मिला है, बोलने घूमने सबकी आज़ादी जो मिला है ना, ये आपका ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएगा। तो क्या समझ में आया कि सर नेशनल इमरजेंसी लगने पे हमारा एक ऐसा फंडामेंटल राइट है 19, ये ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है। लेकिन ध्यान दें कि ये कब ख़त्म होता है ऑटोमेटिकली, जब हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगा है ड्यू टू वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन लगा है। यह आया समझ में? यह आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 358 आर्टिकल जो है ये बताता है व्हेन द नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ड्यू टू द वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन देन द फंडामेंटल राइट जो हमारा जो आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली जो है क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ठीक, ऑटोमेटिकली, ठीक है। फंडामेंटल राइट का जो 19 आर्टिकल है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। उसमें फ्रीडम टू स्पीक एंड एक्सप्रेशन दिया गया है, बोलने की आज़ादी, घूमने की आज़ादी, मूवमेंट की आज़ादी, ठीक है, ये सब, एसोसिएशन की आज़ादी, एक जगह पे खड़ा होने की आज़ादी, ये सब आज़ादी जो है हमारा सीज हो जाता है। मतलब हमारा पूरे आर्टिकल का जो है आर्टिकल 19 जो है ये पूरा सीज हो जाता है।
तो ये 358 आर्टिकल। तो क्या समझ में आया कि सर जब नेशनल इमरजेंसी लगेगा तो हमारा फंडामेंटल राइट एक ऐसा फंडामेंटल राइट है जिसको तो छीन ही लेगा सरकार। तो यस, एक तो ये हो गया। एक है और आर्टिकल है 359 आर्टिकल। 359 आर्टिकल, ये आर्टिकल बोलता है कि जब हमारे देश में इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी लगा हो, अब नेशनल इमरजेंसी तीनों किसी वजह से हो, जरूरी नहीं है एक्सटर्नल, अंदर वाले की वजह से, कह रहा है कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगे हो ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर वार या फिर हमारे अंदर के मिलिट्री रिवॉल्ट, हमारे अंदर में आर्मी ने रिवॉल्ट कर दिया, तीन ही कंडीशन होता है नेशनल इमरजेंसी। इस तीनों में से किसी भी कंडीशन से अगर हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो ना, तो कह रहा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। कहोगे सर ये क्या होता है इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट? मतलब आप जो फंडामेंटल राइट की मांग करते हैं, आपका जैसी फंडामेंटल राइट उल्लंघन होता है तो किसके पास चले जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के पास चले जा सकते हैं आप कि सर हमारा फंडामेंटल राइट हमको नहीं मिल रहा है। तो ये आर्टिकल 359 बोलता है कि जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, इस तीनों में से किसी भी वजह से नेशनल इमरजेंसी लगा हो ना, तो आप अपने फंडामेंटल राइट जो आपको मिला है ना, उसको इन्फोर्स करने के लिए सरकार को नहीं बोल सकते। मतलब उसकी मांग करने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। अभी कि मानिए देश में इमरजेंसी लगा है और आप लोग बोलने चले जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के पास कि हमारे देश हमको फंडामेंटल राइट नहीं मिल रहा है, तो इस तरह से हमारे देश का सुरक्षा पे क्वेश्चन खड़ा हो जाएगा ना। तो इसीलिए इस केस में क्या किया जाता है, कहता है कि देखिए फंडामेंटल राइट आप ही के पास है, आपका रखा है, आप अपने पास ही रखिए, इसको हम ख़त्म नहीं कर रहे हैं। बस आप ये मत कहिए कि फंडामेंटल राइट का हमारा उल्लंघन हो रहा है, मतलब इन्फोर्समेंट की बात नहीं कीजिए, ठीक है। इन्फोर्समेंट दैट मीन्स ये बात कर रहा है आर्टिकल 32 की, जो हमारा रिमेडी ऑफ फंडामेंटल राइट बताता है ना, तो वही आर्टिकल की बात कर रहा है कि जो आप इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट की बात मत कीजिएगा। आप सुप्रीम कोर्ट में जा करके वहाँ हल्ला गुल्ला मत मचाइए कि आपका फंडामेंटल राइट उल्लंघन हो रहा है। हम आपसे फंडामेंटल राइट नहीं छीन रहे हैं, बट आप इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट को हम छीन रहे हैं। बस इन्फोर्समेंट मतलब कि हमारे देश में अभी ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा। दैट मीन्स आप इसके उल्लंघन होने पे कोर्ट नहीं जा सकते, आप बाद में कोर्ट जाइएगा जब नेशनल इमरजेंसी हट जाएगा तब, ठीक है। तो ये हमारा आर्टिकल 359 बोलता है कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन, ये वार या फिर मिलिट्री रिवोल्ट या आर्मी रिवोल्ट विद इन द कंट्री, तब उस केसेज में हमारा इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट जो है, इन्फोर्सबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट, हमारे फंडामेंटल राइट का जो इन्फोर्समेंट है वो सीज कर लिया जाता है, लेकिन दो आर्टिकल को छोड़ करके, दो फंडामेंटल राइट को छोड़ करके। और वो फंडामेंटल राइट है हमारा आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों फंडामेंटल राइट जो हमको मिला है, एक लाइफ एंड लिबर्टी की सुरक्षा, तो ये दोनों फंडामेंटल राइट जो है ना हमारा किसी भी केसेस में, नेशनल इमरजेंसी हो या किसी केसेस में, क्या होता है, ख़त्म नहीं होता है। इसका इन्फोर्सबिलिटी भी बचा हुआ रहता है और सबका इन्फोर्सबिलिटी ख़त्म हो जाता है। ये हमारा आर्टिकल 359 बोलता था, ठीक है। दो बार देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा आर्टिकल 359 के बारे में। तो आपको क्या समझ में आया कि सर जब भी देश में नेशनल इमरजेंसी लगते हैं ना, तो ये सारी चीज़ हमारे देश में चेंजेज होते हैं, इस सब सारे चेंज हो जाते हैं। यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट के सब कुछ छीन लेते हैं, साथ ही साथ हम लोग का भी जो है फंडामेंटल राइट जो फॉर्म 19 है ऑटोमेटिकली छीन लेता है, जो आर्टिकल 358 बोलता है। और आर्टिकल 359 बोलता है कि आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके लाइफ एंड लिबर्टी की स्वतंत्रता, और एक हमारा एक्स फैक्टो हम लोग ने देखा था कि पुलिस जो है, पुलिस स्टेट बनने से हमारे स्टेट को रोकता है, किसी को डबल पनिशमेंट नहीं देना, इस तरह का किसी ने रूल को, अगर जो रूल है ही नहीं उसको अगर ब्रेक किया तो उसके लिए पनिशमेंट नहीं देना। तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को छोड़ करके जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट है उसके इन्फोर्सिबिलिटी को ख़त्म करता है हमारा आर्टिकल 359, ठीक है। तो ये सभी इफेक्ट होते हैं हमारे देश में जब नेशनल इमरजेंसी लगते हैं तब की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी। मतलब कि क्या हुआ था कि इमरजेंसी, इंदिरा गांधी का सरकार था, उन्होंने कहा था कि जो हमने इमरजेंसी लगाया है ना देश में, नेशनल इमरजेंसी, इस पे जुडिशियल रिव्यू ख़त्म कर दो। मतलब कि जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या होता है कि सरकार के किसी एक्शन को जांच करने का पावर जुडिशियरी के पास होता है। जुडिशियल रिव्यू का तो मतलब यही होता है ना कि सरकार के किसी भी एक्शन, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव के किसी भी एक्शन को जांच करने का अधिकार जुडिशियरी के पास होना ही जुडिशियल रिव्यू कहलाता है। तो इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगा दिया और उन्होंने कहा कि ये जो इमरजेंसी हमने लगाया है ना, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। क्या है, ये जुडिशियल रिव्यू से बाहर है। अब रहा कि ठीक है, इंदिरा गांधी ने तो लगा दिया, ठीक है। तो कर क्वेश्चन पूछा था कि विच अमेंडमेंट रिमूव द राइट ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी। करेक्ट, उसने अब कौन सा अमेंडमेंट था, जिस देखिए 38 अमेंडमेंट में उन्होंने जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया था, जुडिशियल रिव्यू से रिमूव कर दिया। तो ये हमारा यही आंसर होगा इसका, कौन सा अमेंडमेंट था जिन्होंने जुडिशियल रिव्यू को जो है, जुडिशियल रिव्यू ऑफ इमरजेंसी को ख़त्म कर दिया था, रिमूव कर दिया था।
तो ये हमारा 38th अमेंडमेंट जो था 38th अमेंडमेंट जो था 1975 इंदिरा गांधी जब इमरजेंसी लगाया था उसी समय की बात है। 38 अमेंडमेंट के द्वारा उन्होंने इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिया था। लेकिन जैसे ही इंदिरा गांधी का सरकार गिरता है तो फिर 44वां अमेंडमेंट आता है और इस 44वां अमेंडमेंट के द्वारा फिर से जुडिशियल रिव्यू को हमारे नेशनल इमरजेंसी को अंडर ला देता है, मतलब कि नेशनल इमरजेंसी का भी जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसका आंसर जो था क्या था कि जुडिशियल रिव्यू को इमरजेंसी को जुडिशियल रिव्यू से हटा दिया गया। ठीक है, कब हटाया था? 38th अमेंडमेंट 1975 ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट। बट आफ्टर द जब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट की सरकार गिर जाता है तब उसके बाद 44th अमेंडमेंट होता है और 1978 में होता है, तो उसमें फिर से जो है जुडिशियल रिव्यू में कवर कर दिया जाता है किसको? हमारे इमरजेंसी नेशनल इमरजेंसी प्रोविजन को। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जो था वो सी था कि जुडिशियल रिव्यू से हटाया कब था? तो इंदिरा गांधी ने 38 अमेंडमेंट के द्वारा। फिर जनता दल यूनाइटेड का सरकार आता है, 44वां अमेंडमेंट करता है, उसमें फिर से जुडिशियल रिव्यू में कवर कर देता है हमारे इमरजेंसी प्रोविजन्स को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर चेंजेज बॉट इन द प्रोविजन ऑफ नेशनल इमरजेंसी थ्रू द 44वां। अभी देखिए एक सेम क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि बताइए कि जब नेशनल इमरजेंसी लगाया था इंदिरा गांधी ने, ठीक है, उसमें उन्होंने क्या किया था? कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत कुछ बदलाव कर दिया था। अब कह रहा है कि ठीक है, जब इंदिरा गांधी का सरकार गिर गया तो उसके बाद फिर 44वां अमेंडमेंट आया और फिर इंदिरा गांधी ने जो जो चीज़ किया था उसको चेंज करने की, उनको सुधार करने की कोशिश किया गया था 44th अमेंडमेंट में। तो वही पूछा जा रहा है कि क्या सब चेंजेस हुआ था 44th अमेंडमेंट में। तो देखिए फर्स्ट लिखा है इंटरनल डिस्टर्बेंस सब्स्टिट्यूटेड बाय आर्म्ड रिबेलियन। आपको पता होना चाहिए कि पहले क्या लिखा था कि हमारे नेशनल इमरजेंसी का हम लोग ने फर्स्ट क्वेश्चन में देखा ग्राउंड लिखा हुआ था, तो उसमें मैंने क्या सब बताया? हमने बताया कि एक्सटर्नल एग्रेशन या फिर एक्सटर्नल वार किसी कंट्री के साथ, या फिर हमने बोला आपको बताया कि आर्म रिबेलियन, मतलब कि हमारे देश के मिलिट्री या आर्मी ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया। मैंने कहीं भी आपको बताया कि इंटरनल डिस्टर्बेंस? ये तो नहीं बताया ना। मैंने बोला आपको आर्म रिबेलियन। तो आपको पता ना होना चाहिए कि ये जो आर्म रिबेलियन जो था ना, ये पहले नहीं लिखा था संविधान में। पहले संविधान में लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अभी देखिए सरकार इसका कितना फ़ायदा उठा सकती है। इंटरनल डिस्टर्बेंस का कोई डिफिनेशन है आपके अकॉर्डिंग? बताइए तो इंटरनल डिस्टर्बेंस किसको बोलेंगे? जब भी सरकार को लगेगा कि हमारे खिलाफ आवाज़ ज़्यादा उठ रही है तो सरकार कहेगा इंटरनल डिस्टर्बेंस हो गया, हम नेशनल इमरजेंसी लगा देते। और इंदिरा गांधी ने इसी का फ़ायदा भी उठाया था। ठीक है, इसीलिए जो है ना, जब 44th अमेंडमेंट होता है ना, तो उसमें इंटरनल डिस्टर्बेंस को ख़त्म करके वहाँ कर देता है आर्म रिवोल्ट। अगर आर्मी ने रिवोल्ट करेगा तभी नेशनल इमरजेंसी आप लगा सकते हो। ये झूठ मूठ का कहेंगे कि देश में जो है डिस्टर्बेंस हो गया इसीलिए हमने इमरजेंसी लगाया, ऐसा नहीं चलेगा। आर्मी का रिवोल्ट आज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्ट करता है, ये 3 कंडीशन एग्जिस्ट करता है और ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट वहाँ पे लिखा था इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब वो हट करके अब क्या बन गया? आर्म रिवोल्ट। हमारे देश में अगर आर्मी ने रिवोल्ट किया तब जाके हम नेशनल इमरजेंसी लगा सकते हैं। ठीक है, ये सही था। मतलब 44वां अमेंडमेंट के द्वारा जो है इंटरनल डिस्टर्बेंस वर्ड को ख़त्म करके आर्म रिवोल्ट कर दिया विद इन द कंट्री वाले कंडीशन वाले। दूसरा ऑप्शन लिखा है कि यूनियन कैबिनेट विल गिव प्रपोजल फ्रॉम द इमरजेंसी इन राइटिंग टू द प्रेसिडेंट। मैंने आपको ये भी बता दिया कि जब प्रेसिडेंट हमारा प्रोक्लेम करता है इमरजेंसी को प्रोक्लेम कौन करता है? घोषणा कौन करता है? तो प्रेसिडेंट करता है। लेकिन अभी मैंने आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि प्रेसिडेंट वो तभी करेगा जब प्रेसिडेंट को लिखा हुआ रिटेन में जो है कैबिनेट का रिटेन में लिखा हुआ रिकमेंडेशन आएगा तब। पहले ऐसा नहीं लिखा था, इंदिरा गांधी के समय में ऐसा नहीं लिखा था। इंदिरा गांधी के समय में इंदिरा गांधी ने ओरली बता दिया होगा, बिना कैबिनेट मीटिंग किए हुए उन्होंने प्रेसिडेंट से जो है नेशनल इमरजेंसी लगवा लिया होगा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब क्या होगा? अब आपको कैबिनेट मतलब हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर के जो होते हैं, ये सब जो है ना, कैबिनेट जो है वो क्या करेंगे? एक रिटेन में जो है एक और रिकमेंडेशन लेटर देंगे किसको? प्रेसिडेंट को। तब जाके प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी लगाया। तो ये भी हमारा 44th अमेंडमेंट में ही हुआ है। थर्ड लिखा है इमरजेंसी प्रोक्लेम्ड हैज़ टू बी पास्ड बोथ द हाउसेज बाय स्पेशल मेजोरिटी। पहले ऐसा नहीं होता था। ठीक है, पहले स्पेशल मेजोरिटी से नहीं होता है। पहले अगर आपको पास करना है ना, प्रोक्लेमेशन बिल को पास करना है ना, तो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाता था। मतलब देखिए इमरजेंसी लगाना कितना आसान था कि सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा और इमरजेंसी लग जाएगा। इंटरनल डिस्टर्बेंस है, अगर देश में कुछ थोड़ा मोड़ा आवाज़ लोग उठा रहा है, अपोजिशन पार्टी ज़्यादा आवाज़ उठा रहा है, तो हम इमरजेंसी लगा के उसको जेल में बंद कर देंगे, क्योंकि फंडामेंटल राइट सीज हो जाता है तो जेल में भी बंद कर सकते हैं।
ठीक है। तो इसी का फ़ायदा उठाया था इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने। तो इंटरनल डिस्टर्बेंस जो है, इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो है इसका कोई डिफिनीशन नहीं होता है। और पहले क्या होता था कि सिंपल मेजोरिटी से ही लोकसभा राज्यसभा से पास होता था, लेकिन अब ये 44वां अमेंडमेंट के द्वारा यहाँ पे स्पेशल मेजोरिटी आ गया और साथ ही साथ 1 मंथ हो गया कि 1 महीने के अंदर में ही पास करना है। पहले ये 2 मंथ हुआ करता था, तो ये भी चेंज हुआ है। 6 महीने वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि 6 महीने तक जो वैलिड रहेगा, आफ्टर 6 मंथ इमरजेंसी हैज़ टू बी पास्ड बाय बोथ द हाउसेज इन सेम मैनर ऑफ द कंटिन्यूएशन। अगर मैंने बताया कि एक बार इमरजेंसी लग जाता है तो 6 महीने तक रहता है, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना पड़ता है, ये बताया। तो ये भी जो लाया है ना कि 6 महीने के बाद फिर से उसे स्पेशल मेजोरिटी से पास करना पड़ता है, ये भी अभी आया, 44वां अमेंडमेंट के द्वारा आया। इससे पहले था कि नहीं, जब तक इमरजेंसी लगा रहेगा तब तक लगा रहेगा, जब तक उसे रिवॉक नहीं करता है तब तक। अभी क्या है कि अभी हर एक 6 मंथ पे उसे पास करना पड़ता है लोकसभा राज्यसभा से। इमरजेंसी को हर एक 6 मंथ पे पास करना पड़ता है। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले होता था कि एक बार लग गया इमरजेंसी, अब जिस दिन ख़त्म होगा तब तक चलते रहेगा, ठीक है। इस तरह से 2 साल के लगभग जो है इमरजेंसी लगा रहा था ड्यूरिंग द इंदिरा गांधी गवर्नमेंट, ठीक है। जो नेक्स्ट लिखा है कि लोकसभा हैज़ गिवन द स्पेशल पावर ऑफ रिवोकेशन ऑफ इमरजेंसी। ये मैंने आपको बता दिया था कि लोकसभा के पास एक स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर लोकसभा के एमपी सबको लगता है कि इमरजेंसी को ख़त्म करना चाहिए, तो वो प्रेसिडेंट के थ्रू, जब लोकसभा सेशन में नहीं हो, स्पीकर के थ्रू जो है एक बिल पास करेंगे, रिवोकेशन का बिल पास कर लेंगे। और वो सिंपल मेजोरिटी से, रिवोक करने के लिए सिंपल मेजोरिटी से बिल अगर पास कर लेंगे और वो बिल अगर पास हो जाएगा तो रिवोक हो जाएगा हमारा इमरजेंसी। उसके बाद मैंने बताया था कि हमारा फंडामेंटल राइट 19 जो है, हमारा जो आर्टिकल 358 बोलता था कि ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाता है हमारा। आर्टिकल 358 में बोला था कि हमारा एक फंडामेंटल राइट 19 जो है ये ऑटोमेटिकली रिमूव्ड हो जाएगा। लेकिन मैंने बताया कि इसमें 2 ही कंडीशन है, जब हमारा किसी दूसरे कंट्री के साथ वार हो या एक्सटर्नल एग्रेशन हो, इसी कंडीशन में ये आर्टिकल 19 रिमूव्ड होता है। ये भी हमारा 44th अमेंडमेंट में जोड़ा गया कि हमारा जो आर्टिकल 19 है, जहाँ पे हमको बहुत सारा फ्रीडम मिलता है, ये हमारा तभी ख़त्म होगा जब हमारा जो नेशनल इमरजेंसी लगा है ड्यू टू वार एंड एक्सटर्नल एग्रेशन लगा है। और जो 7 नंबर लिखा है कि इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड अंडर एनी सर्कल। मैंने ये भी बता दिया आपको कि हमारा आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ करके सभी का इन्फोर्सबिलिटी ख़त्म हो जाता है फंडामेंटल राइट का, बट 20 और 21 का इन्फोर्सबिलिटी ऑफ द फंडामेंटल राइट बचा हुआ रहता है। और कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, ये भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा 44th अमेंडमेंट में ही कहा गया था कि जो प्रेसिडेंट रूल होगा वो केवल 3 साल तक ही लगा के रख सकते हैं आप किसी स्टेट में। प्रेसिडेंट रूल को ही हम लोग कहते हैं स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी? इसीलिए बोलते हैं क्योंकि किसी स्टेट पे इमरजेंसी कब लगता है, जब वो स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया हो। हमने क्या देखा कि सर नेशनल इमरजेंसी लगने के लिए 3 कंडीशन होता है, एक्सटर्नल वार, एक्सटर्नल एग्रेशन और देश के आर्मी ने रिवोल्ट करना। क्या आपको पता है प्रेसिडेंट रूल दैट मीन्स स्टेट इमरजेंसी जो होता है, इसके लिए जो है केवल एक ही ग्राउंड है, वो ग्राउंड है कि अगर जो है स्टेट गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन को सही से फॉलो नहीं किया, तभी जाके स्टेट इमरजेंसी लगता है। तो ये 44th अमेंडमेंट का सभी है। 44th अमेंडमेंट में जो चेंजेज हुआ था ना, उस सब के बारे में था, ऑल द अबव आर करेक्ट था। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि विच आर्टिकल गिव द ऑब्लिगेशन टू द यूनियन गवर्नमेंट। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो ऑब्लिगेशन देता है यूनियन गवर्नमेंट को कि आपको प्रोटेक्ट करना है स्टेट को फ्रॉम द एक्सटर्नल एग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड ऑल्सो इंश्योर दैट द स्टेट शुड बी कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो हमारे यूनियन गवर्नमेंट है ना, दैट मीन्स सेंट्रल जो गवर्नमेंट है ना, हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको कहता है कि आपको जो है ना, जितने भी स्टेट है ना, इस सभी को जो है ना बाहर के एग्रेशन से, बाहर के वार सबसे बचाना है। सेंट्रल गवर्नमेंट को कौन सा आर्टिकल बोलता है कि आपको जो है ना सभी स्टेट को एक्सटर्नल एग्रेशन से बचाना है, ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी बताना है। अंदर में अगर कुछ हो जाता है, देश के अंदर ही अगर आर्मी सब रिवोल्ट कर देता है, इस सब से भी आपको बचाना है सभी स्टेट को। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलता है, साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये सभी स्टेट जो है ना कानून के अकॉर्डिंग चला रहा हो सरकार, कैरिड आउट देयर फंक्शन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चला रहा हो, ठीक है, ये ध्यान रख। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सर इसका मतलब है कि यहाँ से सेंट्रल गवर्नमेंट को जो है ना क्या कर दिया गया, एक पावर दे दिया गया, तुम क्या करो, वॉच करो, किसको, स्टेट गवर्नमेंट को वॉच करो
ये सही से काम एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम कर रहा है कि नहीं। अब मानिए ये अगर पावर दे दिया गया कि तुम जांच करते रहो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके पास ये भी पावर होगा कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम करेगा तो इस पर इमरजेंसी लगाने का। तो यस, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आर्टिकल 355 बोलता है कि तुमको ये सब जांच करने की आज़ादी है। तुमको सबसे पहले अपने स्टेट को दूसरे किसी भी कंट्री के एग्रेशन से बचाना है, अपने देश के ही अंदर में डिस्टर्बेंस हो तो उससे भी बचाना है, और साथ ही साथ ये भी देखना है कि ये सभी स्टेट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अपना रनिंग कर रहा हो अपना गवर्नमेंट। ये आर्टिकल हम लोग का कौन सा 355 आर्टिकल बोलता है। और देखिए इसी आर्टिकल से निकला है कौन सा 356, जो बोलता है कि अगर ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं करेगा तो 356 जो है वो क्या कर देगा, इमरजेंसी लगा देगा। किस पे, इस स्टेट पे, जिसे हम लोग ने स्टेट इमरजेंसी बोला। कि नहीं आया समझ में। मतलब 355 आर्टिकल बोलता है कि सेंटर को ध्यान रखना है अपने स्टेट का। अगर स्टेट जो है, स्टेट अगर सही से नहीं चलेगा तो फिर क्या होगा, उस पर इमरजेंसी लग जाएगा। और वो इमरजेंसी कौन लगाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही लगाएगा, क्योंकि लगाता तो प्रेसिडेंट है लेकिन प्रेसिडेंट को बताने वाला कौन है, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। ठीक है, यही है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो या गवर्नर हो, सब सेंट्रल का ही पार्ट होता है। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल जो था वो 355 आर्टिकल बोलता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को अपने स्टेट को बाहर के एग्रेशन से बचाना है, बाहर के एग्रेशन इंटरनल डिस्टर्बेंस से बताना है। साथ ही साथ आप उसको ये भी ध्यान रखना है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम करे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, विच आर्टिकल प्रोवाइड दैट इफ द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड, करेक्ट, प्रेसिडेंट जो सेटिस्फाई हो कि गवर्नमेंट इन द स्टेट कैन नॉट बी कैरिड एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन। कह रहा है कि कौन सा आर्टिकल है जो बताता है अगर प्रेसिडेंट को लग रहा है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कैरी नहीं कर रहा है, कैरी आउट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ रिपोर्ट ऑफ गवर्नर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जब प्रेसिडेंट को लगता है कि मानिए एक स्टेट है, ये कोई मानिए कि ABC स्टेट है, कोई हमारे देश का ABC स्टेट है, ये स्टेट अगर प्रेसिडेंट को लगता है ना कि ये स्टेट जो है ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, तब जो है ना प्रेसिडेंट को आपको सर ऐसा लगता कैसे है, तो जब प्रेसिडेंट अपना एक रिप्रेजेंटेटिव हर एक स्टेट में बैठाया रहता है जिसको हम लोग गवर्नर बोलते हैं, जब गवर्नर इनको मैसेज देते हैं, प्रेसिडेंट को एक रिपोर्ट देते हैं इस स्टेट के बारे में, इस स्टेट कैसा चल रहा है उसके बारे में जब रिपोर्ट देते हैं, और तब प्रेसिडेंट को लगता है कि इस देश में, इस स्टेट में जो है ना एज पर कॉन्स्टिट्यूशन कुछ भी नहीं हो रहा है, तब जाके प्रेसिडेंट जो है ना क्या करते हैं, इस स्टेट पे स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं। ठीक है, स्टेट इमरजेंसी लगा देते हैं, जिसे हम लोग प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या हो जाता है, प्रेसिडेंट के पास सब रूल पावर आ जाता है, इसीलिए इसे प्रेसिडेंट रूल भी हम लोग बोलते हैं। तो क्या हमने देखा कि सर प्रेसिडेंट जब सेटिस्फाई हो जाए कि इस किसी एक स्टेट में जो है वहाँ पे जो है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन काम नहीं हो रहा है, तब उस पर क्या हो जाता है, स्टेट इमरजेंसी लगा जाता है। लेकिन ये प्रेसिडेंट सेटिस्फाई होता कैसे है, तो उसको सलाह देता है कौन, गवर्नर उसको देता है, और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, गवर्नर या अदरवाइज लिखा हुआ है काउंसिल में, और अदरवाइज का मतलब वही होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, दैट मीन्स प्राइम मिनिस्टर और उसके मंत्री। ये सब जो प्रेसिडेंट को कहते हैं कि इस स्टेट में जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा है, तब जाकर प्रेसिडेंट उस पर प्रेसिडेंट रूल लगा देते हैं। और ये हमारा कौन सा आर्टिकल बोलता है, 356। 355 ने बोला था कि सेंट्रल को स्टेट को प्रोटेक्ट करना है और ये भी ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन के एज पर काम कर रहा है कि नहीं। और 356 बोलता है अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट काम कर रहा है तो उस पर लगा दो कौन सा इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी। कौन सा, स्टेट इमरजेंसी। इसी का दूसरा नाम है प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल एक और नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। क्यों, क्योंकि इसने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया ना, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द करेक्ट वन अबाउट द प्रेसिडेंट रूल। अब आगे ठीक है सर, आपने बता दिया कि किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, जब वो स्टेट जो है वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा था। प्रेसिडेंट को कैसे पता चला कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है, प्रेसिडेंट को सर गवर्नर ने बताया और साथ ही साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बताया। ठीक है, अब बताइए प्रेसिडेंट को रूल के बारे में कौन सा सही है। तो प्रेसिडेंट रूल मस्ट बी अप्रूव्ड विद इन द 2 months ऑफ इपोजिशन बाय बोथ हाउसेज बाय सिंपल मेजोरिटी। जब भी प्रेसिडेंट जो है ना, प्रेसिडेंट रूल लगा, मानिए कि एक बिहार स्टेट है, ठीक है, बिहार स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब ये प्रेसिडेंट रूल लग गया ना, तो इसको जो है ना 2 महीने के अंदर, 2 month के अंदर में हमारे लोकसभा और राज्यसभा को पास करना पड़ेगा। लोकसभा और राज्यसभा को 2 month के अंदर में सिंपल मेजोरिटी से। अब प्रेसिडेंट रूल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसीलिए इसको स्पेशल मेजोरिटी नहीं चाहिए। नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजोरिटी होता है, इसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। तो ये सेंटेंस सही है।
कह रहे वंस द प्रेसिडेंट रूल इम्पोज, जब एक बार प्रेसिडेंट रूल लग जाता है तो ये 6 महीने तक वैलिड रहता है, और ये जो है 6 महीने एक्सटेंड किया जा सकता है सेम ऐसे ही तरीक़ा से लोकसभा राज्यसभा से फिर सिंपल मेजोरिटी से पास करके 6 महीने करके ये आगे बढ़ते रहता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और कंडीशन आ जाता है कि जब 2 बार मानिए 6 महीने लग गया तो दैट मीन्स 1 साल हो गया। 1 साल जब किसी स्टेट में 1 ईयर से ज़्यादा जब प्रेसिडेंट रूल लग जाता है ना, तो फिर वहाँ पे आ जाता है कंडीशन। 1 साल से देखिए, 1 साल तो प्रेसिडेंट रूल लगाना ठीक है, ये ईजी था, लेकिन 1 साल से ज़्यादा तभी लग सकता है किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल जब वो ये दोनों कंडीशन को फॉलो करेगा। कौन सा कंडीशन? तो जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बोलेगा कि सर इस स्टेट में इलेक्शन करने का अभी माहौल नहीं हुआ है, इस स्टेट में इलेक्शन नहीं किया जा सकता है क्योंकि माहौल ख़राब है, तब जो है 1 साल से ज़्यादा भी क्या है, इमरजेंसी जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। और दूसरा क्या लिखा है कि देयर मस्ट बी नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द कंट्री या स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द कंट्री। मतलब क्या हुआ कि देखिए, मैंने क्या बताया कि प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट पे कब लगता है, जब वो स्टेट ने कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो नहीं किया तब लगता है। मानिए कि एक स्टेट पे जो है प्रेसिडेंट रूल लग गया, मानिए एक बिहार स्टेट था, इस पे प्रेसिडेंट रूल लग गया। अब ये प्रेसिडेंट रूल को मैंने बोला कि 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा पास करेगा, और जब 2 महीने के अंदर लोकसभा और राज्यसभा ने इसे पास कर दिया तो ये 6 महीने तक मैंने बोला वैलिड रहेगा, 6 मंथ तक। लेकिन 6 मंथ ही रहेगा। अगर मानिए एक बार और पास कर दिया तो 6 मंथ 1 साल हो गया, मतलब 1 साल तो हो गया। लेकिन क्या 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल हो सकता है क्या सर? हाँ, हो सकता है, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल किसी स्टेट में तभी होगा जब हमारे देश में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, या हमारे देश के कुछ हिस्से में नेशनल इमरजेंसी लगा हो। पूरे देश में लगा हो या देश के कुछ हिस्से में बस आधे पार्ट में नेशनल इमरजेंसी लगा हो, तो ऐसा कंडीशन होगा तब जाकर के 1 साल से ज़्यादा किसी स्टेट में आप ये इमरजेंसी प्रेसिडेंट रूल लगा के रख सकते हैं। दूसरा कहा कि अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बोले सरकार को, प्रेसिडेंट को, कि इस स्टेट में अभी भी मैं चुनाव नहीं करा सकता हूँ, तो इस कंडीशन में जो है 1 साल आप रख सकते हैं। टू कंटिन्यू द प्रेसिडेंट रूल बियॉन्ड द 1 ईयर, कह रहा है कि 1 साल से ज़्यादा प्रेसिडेंट रूल रखने के लिए बियॉन्ड द 1 ईयर क्या करना पड़ेगा, तो देयर मस्ट बी नेशनल इमरजेंसी थ्रू आउट द इंडिया एंड स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया। पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी होना चाहिए, नहीं तो स्पेसिफिक पार्ट ऑफ इंडिया में। दोनों कंडीशन को फुलफिल करना पड़ता है 1 साल से ज़्यादा रखने के लिए। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी ये बोलना पड़ता है कि इस स्टेट में अभी भी इलेक्शन हम कराने के योग्य नहीं है, माहौल नहीं उतना अच्छा हुआ। तो ये मैंने प्रेसिडेंट रूल के बारे में और नेशनल इमरजेंसी के बारे में जितने भी MCQ क्वेश्चन बन सकते थे वो सब मैंने बताया आपको। अगला जो लेक्चर होगा हमारा जो बचा है प्रेसिडेंट रूल के बारे में, और हमारा फाइनेंशियल इमरजेंसी एक छोटा सा टॉपिक है उसके बारे में डिस्कस कराऊँ। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू एवरीवन।